यूपीएस नाम की एक नई योजना ले आए और हम लोगों को एनपीएस और यूपीएस के लाभ गिना रहे हैं। ये उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। दोहरे चरित्र वाले नेता जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वास्तविक नहीं हो सकते और इन्होंने एक बार भी हड़ताल नहीं करी। एक तरीके से देखा जाए तो 98% रेल कर्मचारियों के बहुमत का अपहरण करके इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। रेल कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष नहीं करते, यही हमारा सबसे बड़ा मतभेद है उनके साथ में। था कि यूपीएस जो है उस पर सरकार कह रही है कि कर्मचारी को भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा तो प्राविधान है तो फिर पुरानी पेंशन हूबहू लागू क्यों नहीं कर देते? इतना नहीं कर सकते कि अपने खुद के जो सरकार चलाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनका बुढ़ापे का भार उठा सके? कार्यरत कर्मचारियों का दर्द नहीं समझ सकते हमारे प्रशासन, क्योंकि वो भी पुरानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जो एनईआर है उसमें किसी समर्थन किया जा रहा है। हूबहू पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में वास्तविक रूप से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। तो जो हमारे जैसा है, हमारे दर्द और उनका दर्द एक जैसा है, सत्ता से उखाड़ फेंके और उस दल को, उस यूनियन को, उस फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने के लिए अपना वोट करें। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्या। साथियों, रेलवे में, इंडियन रेलवे में पूरे देश में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसी विषय को लेकर आज हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जयेंद्र शेखर गुप्ता जी हैं जो मंडल संयोजक हैं फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के। तो हम उनसे पुरानी पेंशन और नई पेंशन और क्या चाहते हैं वो इन सारे विषयों को लेकर बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी देश भर में चुनाव होने वाले हैं ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को। तो इन चुनावों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आप रेलवे में रेलवे कर्मचारी इन चुनावों में कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा समय में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में इस समय जो भारतीय रेल के कर्मचारी हैं उनके भीतर मौजूदा मान्यता प्राप्त फेडरेशन और यूनियंस को लेके एक भारी रोष व्याप्त है। ये रोष कई कारणों से, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। आपको भी ज्ञात होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी रेल कर्मचारियों को अवगत करा देना चाहता हूं, सारे देश को बताना चाहता हूं कि मौजूदा मान्यता प्राप्त यूनियंस और जो सेंटर में फेडरेशन है एआईआरएफ, उन लोगों ने लगातार जो है रेल कर्मचारियों को भ्रमित करते रहे आज तक हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाली करवा के रहेंगे और इसके लिए वो लोग निरंतर जो है कर्मचारियों से कभी बैलेट स्ट्राइक, कभी उनको इकट्ठा करके आंदोलन करवाना, इस तरह के प्रहसन नाटक से करते रहे हैं। लेकिन जब वास्तव में असली मौका आया, अवसर आया, प्रधानमंत्री के साथ उनकी फेस टू फेस मीटिंग हुई, तो उस समय उन्होंने यूपीएस नाम की एक नई योजना ले आए। ये बिल्कुल उसी प्रकार का था जैसे कि 20 साल पहले ये लोगों ने एनपीएस लेके आए थे। उस समय कर्मचारियों को बरगला दिया था कि एनपीएस जो है वो पुरानी पेंशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी और आप लोगों को उसमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन जब जैसे जैसे पुरानी पेंशन के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने लोग शुरू हुए, तब उनको उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। पूरे देश में जो लोग रिटायरमेंट के टाइम रेल कर्मचारियों का वेतन 1-1 लाख रुपए होता था, उन लोगों को 1000, 2000, 500, 1500 इस प्रकार की पेंशन मिलने लगी। तो इतने में तो उनका गुजारा हो पाना किसी प्रकार से सम्मानजनक रूप से संभव ही नहीं था। तब उन लोगों को समझ में आया कि ये पेंशन नहीं, ये तो एक धोखा है एनपीएस नाम की स्कीम। तो उसके बाद जो है कर्मचारी लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। उनके रोष को रूप को देखते हुए इन लोगों को भी जो मौजूदा यूनियन है, ये कर्मचारियों के रोष के तहत दबाव में आके इन लोगों को भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलित होना पड़ा और सरकार के ऊपर धीरे धीरे दबाव बना। लेकिन ये दबाव बनाने में जो हमारा संगठन है रेलवे फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, जो एनएमओपीएस का पार्ट है रेलवे में, और आपको पता होना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसा मौजूदा संगठन है जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विश्वसनीय रूप से कार्य करता है। अभी तक हमारे संगठन के जरिए 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है और रेलवे में भी हम लोग कृतसंकल्पित हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। मौजूदा यूनियन ने जब एनपीएस खत्म करके ओपीएस लेने का हम लोगों के आंदोलन के जरिए रेल कर्मचारियों का समर्थन उसको देखा, तो पीछे से इनको भी आना पड़ा दबाव में होके, और सरकार के साथ नेगोशिएशन के टाइम जब मौका मिला तो इन लोगों ने अपना 20 साल पुराना चरित्र दोहराते हुए ओपीएस कहते हुए यूपीएस नाम की एक नई भ्रामक योजना ले आए। और ये यूपीएस योजना भी एनपीएस से अलग नहीं है, ये एनपीएस का ही एक संशोधित रूप है। इसमें तमाम सारे कंडीशंस लगा के कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है और तो ये किसी प्रकार से रेल कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है।
हम लोगों का जो आंदोलन था, जो हम लोगों का रोष था, वो हूबहू पुरानी पेंशन बहाली को लेकर था और हम लोग इससे कम पर राजी भी नहीं है। कोई भी रेल कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन के अतिरिक्त कोई नई और भ्रामक योजना नहीं चाहता, वो पुरानी पेंशन ही प्राप्त करना चाहता है। इसी मुद्दे को लेके पूरे इंडियन रेलवे में जो ये मौजूदा समय में मान्यता के चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले हैं, राष्ट्रव्यापी स्तर पे पूरे इंडियन रेलवे में यही एक मुद्दा सबसे प्रमुख है, जिसको लेकर जो मौजूदा मान्यता प्राप्त यूनियन और फेडरेशन का चरित्र है, उसको ले उससे बहुत ही रोष है और वो लोग लालायित बैठे हुए हैं कि कब अवसर मिले इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंके और उस दल को, उस यूनियन को, उस फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने के लिए अपना वोट करें, जो वास्तव में एनएमओपीएस को समर्थन करती है और उनके पुरानी पेंशन हूबहू पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में वास्तविक रूप से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है और उस पुरानी पेंशन को हूबहू रूप से लागू करवाने के लिए कृत संकल्पित है। तो सर आप जैसा कि बता रहे हैं कि मौजूदा जो ऐसी यूनियंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आप लोगों को, उनकी आप आलोचना कर रहे हैं। फिर आप किसे लेके आएँगे? किसका आप समर्थन कर रहे हैं? या जो एनईआर है उसमें किसे समर्थन किया जा रहा है? आप लोग किसे समर्थन कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, मैं इस संबंध में पूरा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वे एक बड़े विचित्र संक्रमण काल में हो रहे हैं। आपको विदित होना चाहिए कि इस देश में कोई भी संवैधानिक निकाय ऐसा नहीं है, जिसका इलेक्शन का एक टाइम पीरियड फिक्स ना हो। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से आप लोग अवगत होंगे कि 5-5 साल के टाइम पीरियड पे हो ही जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे रेलवे यूनियन के इलेक्शन का भी एक टाइम पीरियड फिक्स है, 6 ईयर्स में हो जाते हैं। और अब तक ये क्रम मेरा ख्याल से लगातार चलता रहा 6 साल के अल्टरेशन पे, क्योंकि मुझे पता है 2007 में इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद 2013 में हुआ, तो 2013 के बाद 6 साल के पीरियड में ये 2019 में हो जाना चाहिए था। लेकिन विडंबना तो देखिए कि जो सरकार निरंतर जो है संविधान की दुहाई देती रही, उसने संविधान के इन उपबंधों को किस प्रकार से बदला है कि 2013 के बाद जब 2024 आ गई, लेकिन रेल के ट्रेड यूनियन के इलेक्शन करवाने हैं, ये उसको सुध ही नहीं आई। ये पूरी तरीके से एक तरह से असंवैधानिक कृत्य था और आज भी अगर ये इलेक्शन हो रहा तो ऐसा नहीं कि सरकार को अपने इस संवैधानिक कर्तव्य की याद आ गई हो और वो देर सवेर ही सही इलेक्शन करवाने लग गई। ये संभव हो पाया है न्यायपालिका के हस्तक्षेप के जरिए। जब दूसरे ट्रेड यूनियंस इस बात को लेकर रोष था, न्यायालय में गए कि क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे, तब न्यायालय ने निर्देश दिया है सरकार को यथाशीघ्र जो है इलेक्शन करवाए जाए ट्रेड यूनियन के, जो कि ऑलरेडी लगभग जो है मौजूदा ट्रेड यूनियन 2 टर्म कर चुकी है। तो ये एक तरीके से आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मौजूदा जो यूनियन है, उनका सरकार के साथ कितना अच्छा गठजोड़ है। सरकार की पॉलिसीज को ही वो निरंतर इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसमें सहयोग कर रही हैं सरकार, जबकि वो रिप्रेजेंटेटिव बनी है भारतीय रेल के कर्मचारियों के हित के लिए, लेकिन वो हित साधन कर रही हैं सरकार का और अपना व्यक्तिगत। इस वजह से रेल कर्मचारियों में और भी अधिक इसमें रोष व्याप्त है। तो ये मैं कहना तो चाहूँगा। अभी आप किसे समर्थन कर रहे हैं जो मैं जी हाँ, जानना चाह रहा बिल्कुल। था ओके, बेसिकली? ओके। जी। देखिए, पहली बात तो है कि मौजूदा ट्रेड यूनियन में जो लोग बैठे हुए हैं मान्यता प्राप्त दलों में, वो अधिकांश रिटायर्ड लोग हैं और रिटायर्ड लोग हम मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों का दर्द नहीं समझ सकते। वो लोग ऑलरेडी ओपीएस पुरानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों को एनपीएस और यूपीएस के लाभ गिना रहे हैं। ये उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। अभी-अभी जब 24 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यूपीएस की घोषणा की थी, तो इन्होंने उस यूपीएस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि यूपीएस लगभग ओपीएस जैसी ही है और उसमें पुरानी पेंशन के सारे लाभ गिना दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो लोग हम लोग आंदोलन कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उन लोगों को राजनीतिक करार दिया। लेकिन हम लोगों का ये बढ़ता हुआ दबाव देखिए, इस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखिए कि आज उनको फिर अपने बयान से पलट के अब कह रहे हैं कि यूपीएस में जो खामियां रह गई हैं उनको हम दूर करवाएंगे और पुरानी पेंशन जैसे जो उसके अंदर प्रोविजंस है वो सब इंक्लूड करवाएंगे। तो भाई प्रोविजंस की बात कर ही क्यों रहे हो? जैसी की तैसी हूबहू पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू करवा देते जिसके लिए थे? अब मैं बात करता हूं कि हमारा समर्थन किसको होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जो संगठन, जो ट्रेड यूनियंस लगातार हमारे इस मांग को, हूबहू पुरानी पेंशन की मांग को
समर्थन देती रही हैं। हमारे आंदोलनों में, हमारे प्रदर्शनों में, जहाँ-जहाँ पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन किया गया, उसमें साथ देती रही हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही हैं हमारे साथ मिलके। हमारा समर्थन उनको ही होगा और है। तो संपूर्ण भारतीय रेलवे में जो फेडरेशन है इस बार, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, उसके द्वारा संबद्ध यूनियंस जो हैं, जो कि पूरे इंडियन रेलवे में 13 ज़ोनों में लड़ रही है अपनी संबद्ध यूनियन के ज़रिए। और यहाँ जो पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल में यहाँ का मंडल मंत्री हूँ, वहाँ पे इसके समर्थन में समर्थित यूनियन है एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, और हमारा समर्थन इनको है। पूरे भारतीय रेल में मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग जो भी युवा हैं, जो भी एनपीएस या यूपीएस से कवर्ड हैं, वो सभी आईआरईएफ के जरिए समर्थित यूनियंस जो हैं उनको ही वोट करें, क्योंकि उसी में उनका हित सुरक्षित है। वही लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वास्तविक संघर्ष कर रहे हैं। और उसके जो पदाधिकारी हैं, वो स्वयं कोई रिटायर्ड नहीं है, सभी कार्यरत हैं और खुद एनपीएस से कवर्ड हैं। तो जो हमारे जैसा है, हमारे दर्द और उनका दर्द एक जैसा है, उनकी समस्याएँ हमारी समस्याएँ एक जैसी साझा हैं, वही हमारा आंदोलन, वही हमारा जो संघर्ष है उसको सही से कर सकता है सरकार के साथ, वही सही से नेगोशिएट कर सकता है। इस प्रकार के दोहरे चरित्र वाले नेता जो हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वास्तविक नहीं हो सकते। वो तो हमारे वोट को बटोर के अपने आप जो सत्ता प्राप्त करते हैं, जो मान्यता प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करते हैं। तो ऐसे यूनियन लीडर्स और ऐसे मान्यता प्राप्त दल हमको स्वीकार नहीं है। उनको हम लोग सत्ता से उखाड़ने के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को भरपूर प्रयास करेंगे और उनके अगेंस्ट वोट करेंगे, और जो नए पुरानी पेंशन की बहाली के लिए समर्थन देने वाले ट्रेड यूनियंस हैं, उनके लिए हम अपना समर्थन एक्सटेंड करते हैं और पूरे इंडियन रेलवे में उसी के लिए हम अपील भी करते हैं। सर एक और सवाल है, जैसे जो आपका एनईआर है, इज्जत नगर है, उसमें अभी नरमू है सत्ता में, तो वो भी दावा करते रहे, आंदोलन करते रहे इन चीज़ों को लेकर। तो उनसे आपके क्या मतभेद हैं, या किस किस तरह से मतभेद हुए हैं आप लोगों के? सबसे बड़ा मतभेद तो यही है कि जो उनके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, वो लगातार रेल कर्मचारियों को भ्रमित करते रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करवाएं। पुरानी पेंशन 20 साल पहले भी उनका यही चरित्र था। उन्होंने एनपीएस लागू करवाई थी और सब रेल कर्मचारियों को ये कह के कि ये इसमें ओपीएस से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब लागू हुई और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे तो सब लोगों को पता ही। यहाँ मौजूदा जो उनकी एफिलिएटेड यूनियन है नरमू, उसका भी चरित्र यही है। वो भी लगातार उनके जो कॉल्स होते, जो उनके आह्वान किए गए धरना प्रदर्शन होते हैं उनको, और इसके अलावा 2 बार उन्होंने बैलेट स्ट्राइक की भी कॉल कर चुके हैं, जिसमें लगभग 98% रेल कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में समर्थन दिया था, और इन्होंने एक बार भी हड़ताल नहीं करी। एक तरीके से देखा जाए तो 98% रेल कर्मचारियों के बहुमत का अपहरण करके इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, और अपने आप डर के सरकार के साथ जो है यूपीएस नाम का एक नया झुंझुना ले आए। तो ये सब जो है उनका चरित्र राष्ट्रीय स्तर पे, वही स्थानीय स्तर पे, इसलिए उनके साथ जो है हमारा मतभेद हमेशा रहेगा, क्योंकि वो कर्मचारियों के वास्तविक हितैषी नहीं है। यहाँ भी जो स्थानीय स्तर पे उनके नेता बने हुए वो रिटायर्ड हैं, और रिटायर्ड कर्म लोग जो हैं वो कभी युवाओं का, कभी हम कार्यरत कर्मचारियों का दर्द नहीं समझ सकते हमारे प्रसारण, क्योंकि वो भी पुरानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो कभी भी विश्वसनीय रूप से हम लोगों की परेशानी को, हमारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, ना ही उसके लिए वास्तविक संघर्ष करेंगे। वो फिर से हम लोगों को हो सकता है जैसे यूपीएस नाम का झुंझुना थमा दिया अगले 20 साल बजाने के लिए, उसी प्रकार से फिर कोई इसी प्रकार की नौटंकी कर दें, किसी तरह का ड्रामा कर दें। वो वास्तविक रूप से रेल कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा मतभेद है उनके साथ में। इसीलिए हम सभी जो हैं रेल कर्मचारियों से, जागरूक रेल कर्मचारियों से एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को समर्थन देने की और उनके पक्ष में जो उनका चुनाव निशान कुर्सी है, उस पर वोट करने की अपील करते हैं। सर एक बड़ा सवाल अब ये है कि सरकार लगातार कहती रही कि एनपीएस फ़ायदेमंद है कर्मचारियों। आप कह रहे हैं कि ₹1000 पेंशन बनी, ₹2000 बनी, तो इसमें क्या खामियाँ थीं? और किस तरह से ये जो एनपीएस था उसको लेके आप लोग क्यों इतने नाराज़ थे? उसका थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएँ। देखिए, इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई रिटायर हुआ है एनपीएस में, तो आप उससे जाके पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या खुश हैं इससे? आपने लगातार अखबारों में और टीवी न्यूज़ चैनल पे अक्सर ये आते रहते हैं कि जो लोग भी एनपीएस के तहत रिटायर हुए, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 4000, इस प्रकार की पेंशन बंधी है। तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि आज की महँगाई के दौर में इतनी कम पेंशन में उसका कैसे गुज़ारा होगा। दूसरी बात ये है कि पेंशन
जो है इसके पीएफआरडीए एक्ट बनाया गया है, इसमें जो पेंशन मैनेजर्स हैं वो सब प्राइवेट शेयर मार्केट पे आधारित कंपनियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम जब आदमी को एक सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए होता है अपने रिटायरमेंट के टाइम में, तब क्या वो शेयर मार्केट जैसे जोखिम भरे बाजार से उम्मीद कर सकता है कि उसके लिए एक सुनिश्चित पेंशन मिलने का आश्वासन मिल सकता है? मैं समझता हूँ कदापि ये संभव नहीं है। वो रिस्क लेने का टाइम नहीं होता, वो एश्योर्ड लाइफ लिविंग के लिए टाइम होता है। तो सबसे बड़ा तो खामी इसकी यही है कि ये शेयर मार्केट पे आधारित व्यवस्था है। ये पूंजीपतियों के लिए तो लाभदायक हो सकती है, ये रेल कर्मचारी आम नौकरी पेशा कर्मचारी के लिए ये लाभदायक नहीं हो सकती, और जैसा कि इसके रिजल्ट हैं वो भी बताते रहे हैं। और ये किसी प्रकार से रेल कर्मचारियों के लिए रेल कर्मचारियों के किसी भी देश के कर्मचारी के लिए लाभदायक नहीं हो सकती, उचित नहीं होती। यही लिए उनमें इसके प्रति रोष है। और मौजूदा समय में जो ये यूपीएस लेके आए हैं और कह रहे हैं कि इसमें पुरानी पेंशन वाले सारे प्राविधान हैं, तो उसमें अगर प्राविधान हैं तो फिर पुरानी पेंशन हूबहू लागू क्यों नहीं कर देते? उसमें प्राविधान लागू करने की क्या ज़रूरत है? तो ये चीज़ सिंपल सी बात है कि ये इनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है जो ये लागू करवा रहे हैं, कि इसमें डेफ़िनेटली कहीं न कहीं इस तरह के लूप होल्स हैं। ये कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करने का कोई प्रयास है कि ये ओपीएस ना करके यूपीएस नाम का वर्ड लेके आए हैं, जिसके बारे में हम लोग अवगत भी नहीं थे इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये अचानक से जो नया शगुफ़ा पैदा हुआ, ये स्पष्ट करता है कि ये स लागू करने वालों की नीयत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोट है। जैसा कि पिछले 20 साल पहले एनपीएस के समय हुआ था, उसी प्रकार की चीज़ें अब पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। अब कर्मचारी पहले 20 साल पहले जैसा अनजान नहीं रहा है, अब जागरूक हो चुका है। 1 घंटे के अंदर उन्होंने जो है, जैसे ही एनपीएस यूपीएस की घोषणा हुई, उन्होंने सारी कैलकुलेशंस निकाल के रख दी कि इसमें कर्मचारियों को क्या मिलेगा और क्या नुकसान होगा। तो देखिए इस सर, एक बड़ी बात है कि यूपीएस जो है उस पे सरकार कह रही है कि कर्मचारी को भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा और उसे लागू करने की बात भी कर रहे हैं। तो अब उसके खिलाफ भी क्या ये आप लोग आंदोलन करेंगे जब तक ओपीएस नहीं आती है? बिल्कुल हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हूबहू ओपीएस लागू नहीं हो जाती। और ऐसा हुआ भी है। अभी जब कोर्ट ने जब ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि एनपीएस के नोटिफिकेशन से पहले जिन लोगों का भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ, और लेकिन भर्ती वो एनपीएस नोटिफिकेशन के बाद हुए, उनको पुरानी पेंशन दी जाए। तो उनको पुरानी पेंशन दे दी गई। पीएफआरडीए के उसमें अकाउंट में जितना पैसा था उनका एनपीएस अकाउंट कटा, वो भी उनको वापस कर दिया गया। तो जब उनके लिए लागू हो सकती है, वो कुछ परसेंटेज हैं, तो ये 100% कर्मचारियों के ऊपर लागू क्यों नहीं हो सकती? ये बात खुद सरकार की विरोधाभासी बात को दर्शाती है कि वो कहते हैं लागू नहीं हो सकती, लेकिन लागू हुई। आप देख सकते हैं कोर्ट के आदेश के जरिए। दूसरी बात, 5 राज्यों में हूबहू पुरानी पेंशन लागू हुई। आप देख सकते हैं पंजाब का भी लेटेस्ट हुआ है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों 5 राज्यों में हूबहू पेंशन लागू हो गई है, मिल रही है प्राप्त। और वेस्ट बंगाल में तो कभी एनपीएस लागू ही नहीं हुआ, वहाँ तो लगातार ओपीएस लागू थी, आज भी ओपीएस लागू है और वहाँ के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम ढह गई, जैसा कि सरकार इसके पक्ष में समर्थन देती है कि वो वेस्ट बंगाल अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पुरानी पेंशन 20 साल से पुरानी चल रही है। तो पुरानी पेंशन तो लागू करनी ही पड़ेगी, और इसके विषय में जो थोथे दावे किए जा रहे हैं कि ये लागू नहीं की जा सकती, इसका अर्थव्यवस्था पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कर्मचारियों का जब नंबर आता है, उनके हितों की बात होती है, वो भी उनके रिटायरमेंट लाइफ की बात होती है, उसको सुनिश्चित करने की बात होती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की इनकी राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह की विरोधाभासी दोगली नीति नहीं लागू करनी चाहिए। उनकी पुरानी पेंशन उनका हक है, ये इसको कोर्ट भी कह चुका है, ये संविधान भी कहता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला वेतन कोई सरकार का अनुग्रह नहीं है कर्मचारियों के ऊपर, ये उनकी अधिकार है जो उन्होंने इतना समय अपना समय दिया, अपने जीवन दिया, अपनी जवानी दी, अपना युवावस्था, ऊर्जा दी सरकार को चलाने के लिए, सरकारी कार्य चलाने के लिए, तो उनका ये अधिकार बनता है। वो किसी प्रकार का अनुग्रह या दया नहीं है उनके ऊपर, वो मिलना ही चाहिए। सर, तो भविष्य में आप लोगों की कोई आंदोलन करने की योजना भी है इस विषय को लेकर? क्या भविष्य को आपके संगठन की क्या रणनीति है? देखिए, अभी तो सबसे पहले हमारा ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सरकार के साथ है, ट्रेड यूनियन सिलेक्शन के जरिए हमारा सारा फोकस और सारी एनर्जी अभी वहाँ पे लगी हुई है। आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को जो हम इलेक्शन है, वहाँ हम पूरे देश में सभी रेल कर्मचारियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ भी
वो गैर मान्यता प्राप्त दल जो हूबहू पुरानी पेंशन बहाली के एनएमओपीएस के और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस के आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया है, और आईआरईएफ जिनके से संबद्धता प्राप्त हैं उनको वोट करें। इसके जरिए हम सरकार के साथ एक ऑफिशियल फोरम पे आ सकेंगे कि वो हमारे साथ बात करने के लिए मजबूर हों और हमारा भी पक्ष मजबूत हो पुरानी पेंशन बहाली को लेके। तो ये एक ऑफिशियल फोरम हो गया, और उसके बाद भी हमारा संघर्ष निरंतर चलता ही रहेगा। जैसे कि अभी आपने देखा था पूरे सितंबर के महीने में चला था, 2 सितंबर से 6 सितंबर तक हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद 26 सितंबर को हमारा मशाल जुलूस धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें आप लोगों का चैनल भी आया था, उसने भी उसको कवरेज किया था। तो इस प्रकार से हम ये चाहेंगे, हमारा संघर्ष तो निरंतर चलता ही रहेगा जब तक कि हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, और हम लोग कृतसंकल्पित हैं उसको जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती उसके लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जयेंद्र शेखर गुप्ता जी, जिनका कहना है कि पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, और अभी उनका जो ध्यान है वो चुनाव की ओर है। और उनका कहना है कि जो मौजूदा जितने भी यूनियन है मान्यता प्राप्त रेलवे में, उनसे वो सहमत नहीं है, उनसे उनके मतभेद हैं। और रेलवे कर्मचारी से वो ये भी कह रहे हैं कि जो नए संगठन हैं जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें समर्थन करें। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार पुनः मैं सभी रेल कर्मचारियों को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी वो आईआरईएफ से संबद्ध यूनियन और एसोसिएशंस हैं और उन यूनियंस हैं, उनको समर्थन दें अपने वोट के ज़रिए, और एनी रेलवे के इज्जत नगर मंडल में कुर्सी पर आने वाले 4, 5, 6 दिसंबर को वोट देकर हमारे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को जिताने का काम करें। और मैं इस बात का आपको वायदा करता हूँ कि जैसे ही हम लोग उसमें आएँगे मान्यता में, हम सबसे पहला काम पुरानी पेंशन बहाल करवाने का करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों आप देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज टीवी बरेली।